हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ Cl, F, Te एंड Po इज. तो हमको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से देखकर कि सही इसके अंदर ऑर्डर कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ, सही मतलब अरेंजमेंट क्या है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हम लोग जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं that is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy, इसका सिंबल याद रखिएगा, दैट इज डेल्टा EgH. कई लोग उसको डेल्टा HEG भी लिखते हैं, तो बात देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले अपन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, क्या इसका मीनिंग होता है. तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, जिसका सिंबल हम लोग लिखते हैं डेल्टा EgH, ये होता क्या है. देखिए, अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन की इसकी बहुत ही सिंपल है, दैट इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम, इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम, गैसियस एटम. सपोज कीजिए, मान लीजिए ये एटम X है आपका, ठीक है. टू कन्वर्ट इट इनटू अ नेगेटिव आयन, कन्वर्ट इट इनटू अ नेगेटिव आयन. इससे क्या होगा, द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज ए, इसको अपन रब कर देते हैं एक बार. ए कंपेनिंग the process, accompanying the process is defined as डेल्टा EgH, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है. तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि आपने क्या किया, आपने एक न्यूट्रल गैसियस एटम लिया और उस न्यूट्रल गैसियस एटम के अंदर आपने क्या ऐड किया, आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया. तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से ऑब्वियस सी बात है, जो आपका न्यूट्रल एटम है वो कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा. और नेगेटिव जब बन गया तो इस पूरी प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज क्या हुआ, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव हुआ. तो ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, जो पूरा जो आपका प्रोसीजर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है. अब यहाँ पे जैसे पहला पॉइंट हमने समझा इसकी डेफिनेशन. दूसरी चीज कि जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है डेल्टा EgH, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका ये नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. कैसे कैसे, एग्जांपल दो. एग्जांपल देते हैं आपको. चलिए, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल और बहुत फेमस एग्जांपल है ऑक्सीजन एटम का, उसका अपन एग्जांपल ले रहे हैं. एग्जांपल के तौर पे मेरे पास सपोज कीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है वो भी गैसियस फॉर्म में, गैस लेता है अपने को, ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन के जानना है. तो उस ऑक्सीजन गैस के अंदर आपने क्या डाल दिया, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आपने डाला, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन कर लिया, और जब वो गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, O- गैसियस फॉर्म के अंदर. तो जब न्यूट्रल ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एंथैल्पी चेंज पता है किसमें हुआ, वो हुआ आपका नेगेटिव में. और कितना हुआ, मैं आपको डेटा देता हूँ सीधे, डेटा लिखेंगे तो ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा. तो -141 किलो जूल पर मोल, राइट. लेकिन अगर आप इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन डालना चाहोगे तो फिर दिक्कत आएगी. दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आप इसमें डालना चाहोगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी. कैसे प्रॉब्लम आएगी, देखिए, ये आपका गैस हो गया. अब जो ऑक्सीजन नेगेटिव हो चुका है, नेगेटिवली चार्ज हो चुका है, उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करोगे तो इलेक्ट्रॉन ले तो लेगा, ऐसी बात नहीं लेगा, ले तो लेगा, लेकिन आपको मतलब जबरदस्ती करनी पड़ेगी, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि जो दोनों स्पीशीज है वो कैसे नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्शन.
इलेक्ट्रॉन जब O नेगेटिव के पास जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा, और रिपल्शन फील करने की वजह से नेचुरली उसके अंदर ऑक्सीजन गैस के अंदर, एटम के गैस के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन हमको तो करवाना है, हमने ठान लिया कि हमको करवाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको एनर्जी देंगे। हमारे पास एक ही काम है, एनर्जी दो उसको। तो जब उसको एनर्जी देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन कैसी हो जाएगी आपकी, एंडोथर्मिक। और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 780 किलो जूल के आसपास देनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में जब ऑक्सीजन ने खुद ही इलेक्ट्रॉन लिया था तो उसने हमको 141 किलो जूल एनर्जी दी थी, तो एक्सोथर्मिक हो गया ये। लेकिन सेकंड टाइम में जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश की और 2 माइनस में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो हमको एनर्जी देनी पड़ी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि आपका जो एंथैल्पी चेंज है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी चेंज, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमको इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, किसके लिए, Cl के लिए, F के लिए, Te के लिए और PO के लिए, राइट। चलिए, तो यहाँ पे एक बार एक काम करते हैं, हम लोग डेटा के हिसाब से बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक तरफ लिखता हूँ एलिमेंट्स, एक तरफ मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो भी किस में, किलो जूल पर मोल में। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, देखिए हमारे पास में है Cl है, F है, Te हो गया, टेलुरियम और पोलोनियम। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डेटा, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होता है वो कितना होता है, माइनस में 349 किलो जूल पर मोल, और फ्लोरीन का कितना होता है, माइनस 328 किलो जूल पर मोल, टेलुरियम का माइनस के 190 किलो जूल पर मोल, और पोलोनियम का माइनस के 174 किलो जूल पर मोल। अब डेटा जब हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा जो कि ऑथेंटिक है, बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा, ऑथेंटिक बुक्स में आपको मिल जाएगा, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगी वो किसकी होगी, क्लोरीन की। कितनी, माइनस के 349 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि क्लोरीन विल हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव के फॉर्म में हाईएस्ट किसका होगा, क्लोरीन का होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल पता यहीं से निकलता है, सवाल क्या निकलता है कि क्यों फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्लोरीन से कम होता है। क्यों? क्योंकि जब आप हेलोजन की सीरीज देखोगे, अगर आप हेलोजन की सीरीज देखो, मतलब अगर आप देखोगे ग्रुप 17 को, जिसको अपन हेलोजन्स बोलते हैं, तो फ्लोरीन टॉप पे आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और नीचे होता है एस्टेटाइन, जो कि हमारे काम का नहीं है, रेडियोएक्टिव होता है वो। तो टॉप टू बॉटम जब आप जाओगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है, मतलब लेस नेगेटिव होती है, मोर नेगेटिव नहीं होती, लेस नेगेटिव होती है। लेफ्ट राइट जाने पर मोर नेगेटिव होती है। तो अगर टॉप टू बॉटम जाने पर जो आपके डेल्टा Eg की वैल्यू है, H की वैल्यू, वो लेस नेगेटिव हो रही है। और अगर ऐसा है, अगर ये बात सच है ट्रेंड के हिसाब से, तो फ्लोरीन तो मोर नेगेटिव होना चाहिए क्लोरीन से, लेकिन यहाँ पे तो अपन कुछ और ही कहानी पढ़ रहे हैं कि क्लोरीन मोर नेगेटिव है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका बहुत ही अच्छा रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन इज वेरी सिंपल। अगर हम रीजन देखें कि वाई क्लोरीन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वैल्यू देन फ्लोरीन, तो इसका बहुत ही अच्छा रीजन है, वो ये कि फ्लोरीन हैज स्मॉल साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज। मैं यहाँ पे न्यूट्रल फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ। फ्लोरीन हैज स्मॉल एटॉमिक साइज, और अगर स्मॉल एटॉमिक साइज है तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। किसके बीच में? ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन का जो एटम होता है, तो फ्लोरीन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 70 का मेंबर है। और ये सातों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? ऑब्वियस बात रिपल्शन होता है, क्योंकि अगर आप फ्लोरीन का वो देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा? फ्लोरीन का होता है 9, है ना? तो ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p5। तो ये जो आप देख सकते हो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या करेंगे? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो अगर पहले से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है
ठीक है, तो क्या होगा, क्या फ्लोरीन दोबारा से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, क्योंकि जब अपने ही अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों के अंदर जो जो उसके ऑर्बिट में प्रेजेंट है उनके बीच में इतना ज्यादा रिपल्शन हो रहा है ड्यू टू स्मॉलर साइज, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो उसमें कितना रिपल्शन दिया जाएगा फ्लोरीन के द्वारा, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के द्वारा? बहुत ज्यादा। इसलिए आप कह सकते हो कि फ्लोरीन की जो होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी वो बहुत कम होती है। इट मीन्स लीस्ट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये रीजन हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि जब अपन बात करते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपेयर करते हैं तो क्लोरीन का जो होता है ज्यादा नेगेटिव होता है किससे? फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन का साइज ही उसका क्या बन जाता है? दुश्मन बन जाता है। यहां तक बात क्लियर होगी? ठीक है, अब हम बात करते हैं टेलोरियम और पोलोनियम की। तो देखिए टेलोरियम और पोलोनियम आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट है, ग्रुप 16 के। यहाँ पे ग्रुप 16 की भी बात कर लेता हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। ग्रुप 16 में क्या होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। और जैसे हमने अभी पढ़ा कि टॉप टू बॉटम जब भी हम जाते हैं तो डेल्टा Eg की वैल्यू लेस नेगेटिव होती है, अब क्यों होती है लेस नेगेटिव? क्योंकि जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, और अगर साइज ऑफ एटम बड़ा होगा तो जब भी आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से काफी दूर होगा, ठीक है, राइट? तो एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्देस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसलिए इतना आपको रिपल्शन फेस करना नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या होता है? लेस नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बस डेटा के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन को आंसर करना है, क्योंकि डेटा जो है बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है आपका ये। तो इस डेटा को अगर मैं फॉलो करूं तो सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का, उससे कम फ्लोरीन का, उससे कम टेलोरियम का, सबसे कम पोलोनियम का। तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? बिल्कुल हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आया। देखिए सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर टेलोरियम, फिर पोलोनियम। और अपन बात करें नेगेटिव की, क्योंकि हमारे पास डेटा भी किस बिहाफ पर है? नेगेटिव के बिहाफ पर है। तो सबसे मोर नेगेटिव कौन है? क्लोरीन, फिर कम नेगेटिव है फ्लोरीन, फिर टेलोरियम, फिर पोलोनियम। दैट्स वाई सही आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द राइट आंसर, फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।